दोस्तों, ईरान के अंदर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी जो है वो आ चुकी है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली में सुधारवादी जो नेता होते हैं, पहले आप वो समझिए कि कोई सुधारवादी नेता होता है जो रिफॉर्म लाना चाहता है, वो आखिरकार उसकी मेंटेलिटी क्या होती है। जैसे मान लीजिए कि मैं एक सड़क से गुजर रहा हूं, मुझे लगता है कि यार ये सड़क जो है और अच्छी बननी चाहिए थी, और जब मैं कुछ बन जाऊंगा एज ए पॉलिटिकल पावर, तो फिर मैं जो है इसको क्या करूंगा, बहुत अच्छे से बनाऊंगा। तो वो क्या हुआ, एक सुधार की गुंजाइश वहां पर हुई। पेजेश्कियान जो कि अभी ईरान के राष्ट्रपति हैं, 2024 के अंदर इसी तरीके से वो इलेक्ट हुए थे। एक सुधारवादी नेता के रूप में वो जाने जाते हैं। उनको ये मतलब नहीं है कि पॉलिटिकली जो है कौन वहां पर लीडर बना हुआ है या एडमिनिस्ट्रेटिव कौन कंट्रोल कर रहा है। वो हमेशा अपनी एक अलग विचारधारा लेकर चला करते थे बहुत पहले से, मतलब 2 साल हो चुके हैं, है ना। रिसेंटली क्या हुआ है, उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। उनका यह मानना है कि आईआरजीसी जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प है वो क्या करती है, वो कंट्रोल कर रही है इनडायरेक्टली। और लेकिन ये एक्चुअली में क्या है, प्रॉब्लम कहां पर आ रही है कि ऑफिशियल जो है इस बात को रिजेक्ट कर रहे हैं कि यार घर की बात घर में रहे, बाहर ना निकले तो अच्छा रहेगा। तो अब ईरान के अंदर पॉलिटिकल जो उथल पुथल है वो देखने को मिल रही है। ईरान में संकट, राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान जो है उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी है। सब कुछ जो है कमांडरों के हाथ में है, सरकार बेबस है, ऐसा कहना है रिसेंटली अभी जो राष्ट्रपति हैं। दोस्तों, अगर आप चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं, देखिए मेरा ये मानना है, अगर आपको लगता है कि यार 50 दिन के अंदर 50 डेज तक अगर आप किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करके लगातार उस काम को कर सकते हैं अपने टारगेट को अचीव करने के लिए, तो ये चैलेंज जरूर एक्सेप्ट करना। लेकिन आपको बहुत सारी चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेंगी, सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, ताकि आप आगे की लाइफ को बहुत अच्छे से गुजार सके, उसको अच्छे से एस्टेब्लिशमेंट कर सके। इसीलिए आप इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन चैलेंज को एक्सेप्ट करना और पूरा करना दोनों अलग अलग बातें हैं। जरूर इसको पूरा कीजिएगा। अभी लाइव सेशन चल रहे हैं, कूपन कोड आपको एडवांस यूज करना है। चलिए चलते हैं। सबसे पहले आईआरजीसी को समझिए आप कि आईआरजीसी क्या है, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प क्या है। 1979 के अंदर खamenei, जो अभी अयातुल्लाह खamenei थे, इनके पिता जब राज करते हैं ईरान के अंदर, शासन करते हैं, तो इससे पहले रजा पहलवी की सरकार वहां पर चल रही थी। रजा पहलवी ईरान के एक ऐसे लीडर थे जो कि वेस्टर्न कल्चर से काफी इन्फ्लुएंस थे। आज जिस ईरान को आप देखते हैं वो ईरान ऐसा नहीं था, वो बहुत मॉडर्नाइज था। वहां की जो वुमेन्स थी वो वैसे ही कपड़े पहना करती थी जो कि आज अमेरिका के अंदर पहनती हैं। तो ईरान पहले बहुत मॉडर्न था, और पूरे विश्व के अंदर एकमात्र एग्जाम्पल ईरान ऐसा होगा जो कि मॉडर्नाइजेशन से रूरल की तरफ बढ़ा है, वो है ना। लेकिन क्या सही है कि गलत है, आज इसको एग्जाम्पल से मैं आपको कंपेयर करके बताता हूं। एक हमारे रिलेटिव हैं, आईपीएस ऑफिसर हैं। वो जब आईपीएस ऑफिसर हैं, जब वो रिटायर हुए तो उन्होंने शहरों की जिंदगी को छोड़कर वो चले गए गांव के अंदर, और वहां पर अपनी जमीन पर रहते हैं, खेतीबाड़ी करते हैं, मस्त रहते हैं। समझ जाइए एग्जाम्पल से, क्योंकि किसी को मॉडर्नाइजेशन अच्छा भी नहीं लगता है। हर किसी को मॉडर्नाइजेशन अच्छा लगे, वेस्टर्न कल्चर अच्छा लगे, इस जरूरी नहीं है। तो ईरान जो कि एक बहुत मॉडर्नाइज कंट्री था रजा पहलवी के समय पर, और उस समय खamenei को लगने लगा कि हम तो एक इस्लामिक राष्ट्र है और हमको ये चीज शोभा नहीं देती है, इसीलिए हम लोग क्या करें, अपने देश को बदल देते हैं, इस्लामीकरण उसका कर देते हैं। तो 1979 के अंदर जो इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, उस समय खamenei का शासन वहां पर आया, और रजा पहलवी जो कि अमेरिकन और वेस्टर्न कल्चर से काफी इन्फ्लुएंस थे, उनको देश छोड़कर अमेरिका के अंदर जाना पड़ा। खamenei जैसे शासन करने के लिए आते हैं, उनको ये लगता है कि मेरी जो आर्मी है वो मेरे लिए ही इतनी ईमानदार नहीं है, क्योंकि वो रजा पहलवी के साथ में काम कर रही थी। इसलिए उन्होंने एक नई आर्मी जो है पैरेलली वो एस्टैब्लिश कर दी, और जिसका नाम था आईआरजीसी, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प। इसकी जिम्मेदारी ये थी कि इंटरनल जो मैटर्स हैं उनको और इंटरनेशनल जो मैटर्स हैं उनको ये सुलझाए। पावर इनको काफी दे दी गई, और तब से लेकर आज तक इसने जबरदस्त तरीके से काम किया, ईरान को संभाला है। आईआरजीसी ने इस तरीके से अपने आप को एस्टैब्लिश किया कि आप देखेंगे कि ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्लाह खamenei, उनकी डेथ हो चुकी है। उनके मरने के बावजूद भी ईरान अपने हर स्टेट के अंदर आईआरजीसी जो कमांडर्स हैं उनकी मदद से पूरी सरकार को चला रहा है। ठीक है, अब अमेरिका का प्रेशर जो है कितना भी होगा, लेकिन फिर भी आईआरजीसी जो है वो अपने इस सिस्टम को बहुत अच्छे से आगे रन कर रहा है। तो आईआरजीसी का निर्माण इसलिए किया गया, आईआरजीसी का निर्माण इसलिए भी किया गया ताकि इंटरनेशनल लेवल पर
जो प्रॉक्सी ग्रुप्स हैं उनको वो बनाकर इजराइल को भी टारगेट कर सके, क्योंकि इजराइल ने 1967 के अंदर 6 डे वॉर के अंदर बहुत सारी अरब कंट्रीज को हरा दिया था, इस्लामिक कंट्रीज को हरा दिया था, और ऊपर से रजा पहले जो कि अमेरिका के अंदर था, तो अमेरिका जो है वो ईरान के ऊपर इजराइल की मदद से अटैक किया करता था, क्योंकि अमेरिका इतना दूर है, तो अमेरिका इजराइल की मदद से ईरान के ऊपर अटैक किया करता था। इसलिए ईरान को यह लगने लगा कि हम लोग इजराइल को काउंटर करने के लिए अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स बना देते हैं, और इसीलिए ईरान ने क्या किया, लेबनान के अंदर हिजबुल्ला, यमन के अंदर हुतीस और गाजा के अंदर हमास को बना दिया और उनको वेपन सप्लाई किए कि इजराइल के ऊपर अटैक करो, ताकि अमेरिका का सपोर्ट लेकर ये हमारे ऊपर अटैक ना कर सके। कहानी पूरी समझ में आ चुकी होगी। अब आईआरजीसी जो है वो काफी एग्रेसिव नेचर अपने आप में रखता है, लेकिन उसके पैरेलल ही वहां के जो राष्ट्रपति है पेजेश्कियन, जो कि सुधारवादी सोच रखते हैं, रिफॉर्म जो है लाना चाहते हैं, उनके साथ में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। अब सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनी सबसे ऊपर, और उनको हेल्प करने के लिए सुप्रीम काउंसिल फॉर नेशनल सिक्योरिटी एक काउंसिल होती है, उसके नीचे आर्म फोर्सेस जनरल स्टाफ होता है, और उसको दो पार्ट में, एक तो है आईआरजीसी जिसको इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प कहते हैं, और एक है रेगुलर आर्मी, आर्टिश उसको कहा जाता है। अब ये जो आर्टिश है इसके ऊपर खमेनी का विश्वास बहुत कम था। इसमें इस्लामिक, आप देख सकते हैं ईरानियन नेवी वगैरह सब इसमें होती है, लेकिन यहां पर देखिए आईआरजीसी की अलग से नेवी है और इनकी अलग से नेवी है। तो आईआरजीसी की नेवी, ग्राउंड फोर्सेस, एरोस्पेस फोर्सेस, कॉर्ड्स फोर्सेस और साथ ही में ऑर्गेनाइजेशन फॉर बसीज, ठीक है, इसके साथ में इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, ये पूरा रन करती है, ये इसका स्ट्रक्चर है। तो अब राष्ट्रपति का ये कहना है कि ये जो आईआरजीसी है ये अपने एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम से, अपने एक मिलिट्री सिस्टम से पॉलिटिकल जो सिस्टम है उसको क्या कर रही है, ये क्रॉस कर रही है ना, उसको क्या कर रही है, ऊपर उसको ढक ले रही है, उसको अपने कहते हैं कंट्रोल जो है उसके ऊपर कर रही है। अब आप देखेंगे कि ईरान तो यहां पर है। अब ईरान ने क्या किया कि यमन के अंदर हुतीस यहां पर बना दिए, ठीक है, यहां पर गाजा के अंदर क्या बना दिया, हमास बना दिया, और लेबनान के अंदर हिजबुल्ला को बनाया, और वो अटैक किसके ऊपर करते हैं, इजराइल के ऊपर। और इनको इनडायरेक्टली हेल्प कौन करता है, ईरान, और ईरान के अंदर ही आईआरजीसी हेल्प करती है ताकि इजराइल को काउंटर कर सके। तो यहां पर ईरान एक ऐसा देश बचा जो कि सभी देशों के साथ में दुश्मनी मोल लेकर भी आज जिसने अपने अस्तित्व को बचाया है। अब अयातुल्लाह खामेनी जो हैं, अयातुल्लाह खामेनी, इनके जाने के बाद आईआरजीसी को पावर और मिला, उनके कमांडर्स को पावर मिला, क्योंकि उनको लगने लगा कि जिस चीज के लिए आईआरजीसी को बनाया गया था, और जिसने बनाया था वो तो रहा नहीं, लेकिन जिस लिए बनाया गया था उसका जो पावर है वो डोमिनेट करने लगा, और जब उसका पावर डोमिनेट करने लगा तो उसने पॉलिटिकल जो सिस्टम है इसको भी क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया, और उनकी जो पावर थी उसको क्या कर दिया, कंट्रोल कर लिया, कि नहीं हम कहें जैसा माने आप, हमारा डिसीजन बड़ा जबरदस्त होगा, लड़ाई हमको लड़नी है ना कि पॉलिटिकल लीडर्स को। और ये एक बहुत खराब बात है। क्यों? क्योंकि डिसीजन जो है वो यहीं से होनी चाहिए, पॉलिटिकल डिसीजन होनी चाहिए, ना कि आर्मी के डिसीजन होने चाहिए। आज पाकिस्तान में इतना ज्यादा डेमोक्रेसी कोलैप्स क्यों करती है, रीजन यही है कि वहां की आर्मी के पास में इतना पावर है, आसिम मुनीर चाहे तो आज पाकिस्तान के अंदर तख्ता पलट कर सकता है। सोचकर देखिए, अमेरिका ने लालच दे दिया कि तुम्हारी जिंदगी सेट कर दूंगा, बताइए 7 पीढ़ियां जो हैं वो बैठकर खाएंगी, ऐशो आराम सब कुछ। तो बताइए आसिम मुनीर आगे आने वाला राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री पाकिस्तान का क्यों नहीं बन सकता है? जब परवेज मुशर्रफ बन सकता है तो वो क्यों नहीं बन सकता है, बताइए। और ये होगा, डेफिनेटली होगा कि कोई आर्मी जनरल जो है वो पाकिस्तान की उस कुर्सी के ऊपर जरूर आकर बैठेगा, देख लेना आप, ठीक है। तो अब आईआरजीसी को लगने लगा कि हम लोग जो है कंट्रोल करेंगे और इसको आगे बढ़ाएंगे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जिस तरीके से अमेरिका अटैक कर रहा है ईरान के ऊपर, अमेरिका अटैक कर रहा है ईरान के ऊपर, तो जो पेजेश्कियन हैं, जो राष्ट्रपति हैं, उनका यह मानना है कि हमको अमेरिका के साथ में समझौता कर लेना चाहिए। अगर अमेरिका के साथ में समझौता करेंगे तो ईरान बचा रह जाएगा और हम लोग अपनी कंट्री को डेवलप कर पाएंगे। उसकी दूसरी तरफ गर्म दिमाग, तेज दिमाग, हथियारों का दिमाग क्या कहता है, लड़ेंगे हम तो, लड़ेंगे हम तो। अब आप बताइए कौन ठीक है? एक इंसान ये कह रहा है कि भाई अभी हम चुपचाप बैठेंगे और अपने आप को पावरफुल बनाएंगे, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली और वेपन्स में तो बनाएंगे।
और दूसरा ये कह रहा है कि नहीं हम तो लड़ेंगे चाहे मर जाएं। मुझे बताइए, देश ही नहीं बचेगा, जब देश ही नहीं बचेगा तो किसको आप आगे लेके जाएंगे? बताइए, देश के नागरिक ही नहीं रहेंगे। शादी समारोह के अंदर अगर कोई खाना खाने के लिए गेस्ट नहीं आएंगे तो कितना भी हलवाई अच्छा बुला लीजिए आप, वो खाना व्यर्थ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो ईरान राष्ट्रपति इस पक्ष में है, राष्ट्रपति जो है वो इस पक्ष में है कि हमारा देश बचा रहे और हम लोग जो है बाद में आगे निकल जाएंगे। अभी समझौते की रणनीति के अंदर जो है हम लोग आते हैं। बस इस बात को लेकर डिस्प्यूट है। उन्होंने कहा हम जो है वो इस्तीफा अब देने को तैयार है। और इस्तीफा अब वहां के जो अभी राष्ट्रपति हैं, मतलब अभी जो राष्ट्रपति नहीं, अभी जो राष्ट्राध्यक्ष हैं अयतुल्लाह खमेनी के बेटे, वो क्या इस एक्सेप्ट करेंगे इस चीज को? मुझे मुश्किल लगता है कि ये जो है रेजिग्नेशन उसको एक्सेप्ट किया जाए, क्योंकि अगर एक्सेप्ट कर लिया तो वहां की जो पॉलिटिकली जो परेशानियां हैं वो पूरे विश्व को पता लगेंगी और अमेरिका इस कमजोरी का फायदा उठाएगा कि आखिरकार जो कंट्रोलिंग पावर है, जो डिसीजन बॉडी है, वो कहीं ना कहीं खराब होती जा रही है, वो टूटती चली जा रही है। इसका फायदा अमेरिका जरूर लेगा। आपका क्या मानना है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि क्या वाकई में ईरान के राष्ट्रपति सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। 50 दिन का अगर चैलेंज कंप्लीट कर सकते हैं तो जरूर कर लीजिएगा आप। चाहे आप मान लीजिए कोई म्यूजिक सीख रहे हैं, आप कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, 50 दिन का चैलेंज लेके चलिए कि मुझे कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखना है। 50 दिन के अंदर चैलेंज मैं एक्सेप्ट करता हूं। मुझे अपनी हेल्थ के अंदर इंप्रूवमेंट करना है, मैं जो है वो कोई हॉबी सीखना चाहता हूं, कोई स्किल सीखना चाहता हूं, मैं अपने एग्जाम को क्लियर करना चाहता हूं। 50 डेज का चैलेंज ले लीजिए आप। चुनौती ही इंसान को बदल सकती है, इसके अलावा जीवन में कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि इंसान में बदल सके। मुझे पता है, एक्चुअली मैं आपको रियलिटी बताता हूं, जब आपके जीवन में चुनौती आएगी और आपको लगेगा कि हां अब मेरे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, उस समय आपकी परेशानी ही आपको जीवन में आगे निकालेगी। और अब जब तक आप कंफर्ट जोन में रहेंगे कि नहीं ऐशो आराम में है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ मामला सही चल रहा है, सेटल चल रहा है, इसका मतलब यह है आगे आने वाले जीवन के अंदर जो परेशानियां हैं उनको झेलने के लिए आप तैयार हो जाइए। एडवांस कूपन कोड यूज करना है आप लोगों को। 75 डेज का हार्ड चैलेंज और 100 डेज का हार्ड चैलेंज आप लोगों को जरूर ज्वाइन करना है। दीपक इंदौर ऑफिशियल टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।